हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंप्लीट स्टडी में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है हमारा क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट्स। तो सेट्स जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11 का, उससे पहले हम कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे नंबर सिस्टम्स की, यानी कि क्योंकि ये बहुत यूज आपके आएंगे जब हम सेट्स समुच्चय पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी ये यूज होगा। तो देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो ये जानते हैं, थोड़ा सा रिवाइज आप लोग जानते होंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं। हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनका यूज हम वस्तु को काउंट करने में जिनका यूज करते हैं, और इसको जो डिनोट करते हैं, इसको हम मैथमेटिक्स में जो डिनोट करते हैं कैपिटल एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3 डैश, तो ये हमारे जो है नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद अगला जो संख्याएं हम पढ़ते हैं, नंबर्स पढ़ते हैं, वो है हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स इसको डिनोट करते हैं हम W से। W मीन्स होल। इसमें ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। इसके बाद तीसरा जो हमारा नंबर्स आता है वो आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें ये सारे होल नंबर्स तो होते ही होते हैं, इसके अलावा जो नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स में अगर हम लेंगे तो जैसे -3, ये -, का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश, इनको हम कहते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, जिसको हम इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? आई से। इसको हम डिनोट करते हैं किससे? आई से, या हम कभी कभी इसको डिनोट करते हैं जेड से। इसको जेड से भी आपकी बुक में जो दिया है, वो इसको डिनोट करने का तरीका जो दिया है वो दिया है आपको जेड से। ठीक है नी? तो ये आपका हो गया आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे नेचुरल नंबर 1 है, 1 के बाद अगला नेचुरल नंबर हमारा 2 होगा। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो वो नेचुरल में नहीं आएगी। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। इसके अलावा जो होल नंबर्स हैं उसमें भी आपको एक जीरो इंक्लूड कर देना, बाकी पूर्णांक। इंटीजर्स में आपने देखा कि ये नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं और जीरो भी आता है, बट इसमें जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है। ये आपके मुख्यतः जो हैं 3 आपके होते हैं। इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसकी डेफिनेशन आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखी होगी, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। ठीक है। अब रेशनल नंबर से क्या होते हैं? कोई ऐसा नंबर जिसको हम एक फ्रैक्शन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। ए नंबर which can be written as P/Q, where P and Q are, where P and Q are
इंटीजर्स। पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी नंबर अगर आपके पास होगा तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। अब इसमें जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऐसे कोई नंबर्स होंगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं पांचवा अपरिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे अगर हमने इसमें लिख दिया √2/3 लिख दिया, अगर हमारे पास कोई नंबर इस प्रकार का है √3/2 तो ये नंबर जो हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि ये हमारी अपरिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन परिमेय संख्या की है, रेशनल नंबर की है, यहाँ पर पी और क्यू जो है इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक आपने हमने पढ़ा है, ये नंबर्स होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आप देखते हो जो √2 है, इसका जो अंश में है, जो न्यूमरेटर में है, ये हमारा इंटीजर नहीं है, तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। इसके बाद अगला जो हम नंबर पढ़ते हैं इसमें, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अगला हम नंबर पढ़ेंगे इसमें रियल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें रियल नंबर्स, हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको हम कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, वास्तविक संख्याओं को। तो समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो पूरा संग्रह है, जो उसका अगर समुच्चय में कहेंगे, समुच्चय भी हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं समुच्चय नहीं कह रहा हूँ। तो समस्त जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह है, उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो कोई भी नंबर है बच्चों, जब आप देखेंगे, या तो वो परिमेय नंबर होता है, ठीक है, और या तो वो हमारा अपरिमेय होता है। जिस नंबर की भी हम लिखेंगे, कहीं पर भी, जैसे मैंने 2 लिखा, 3/4 लिखा, √62 लिखा, 0.6932, इस पर कोई भी नंबर आप लिखते हैं, तो ये इसको अगर हम इसमें अगर इसको पिक करें तो कौन ये है, तो ये 2 इस कैटेगरी में आ जाएगा परिमेय में, 3/4 भी परिमेय हो जाएगा, 0.6932 भी परिमेय हो जाएगा, √2 हमारा अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि जो भी कलेक्शन आप नंबर्स को करेंगे नंबर्स का, वो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। और जो परिमेय अपरिमेय नंबर्स जो भी होंगे वो हमारे हो जाएंगे वास्तविक संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है। इसके बाद एक नंबर और आप पढ़ेंगे जो वास्तविक नहीं होता है, उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। उसका डिस्कशन हम आगे कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने एक जनरल आइडिया आपको बताया कि किस तरह से हम नंबर्स को जानते हैं, समझते हैं, और इनका यूज, क्योंकि सेट जो समुच्चय है उसमें होगा, तो जहाँ पर कैपिटल N लिखा रहेगा वो नेचुरल नंबर्स हो जाएगा, और जहाँ पर W लिखा रहेगा तो वो हमारा होल नंबर्स हो जाएगा। इसके बाद जो Z लिखा रहेगा तो वो हमारा इंटीजर हो जाएगा, यानी कि पूर्णांक। ये हमारा नेचुरल नंबर्स लिखा है हमने, ये होल नंबर्स और ये इंटीजर्स। इसके बाद Q लिखा होगा तो परिमेय संख्या, Q+ लिखा होगा तो पॉजिटिव परिमेय संख्या, और अगर R लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है सेट्स। सेट्स यानी कि समुच्चय। हम कई प्रकार से वस्तुओं का संग्रह करते हैं, कलेक्शन करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि
हमारे विद्यालय में 10 से कम वर्ष के कितने बच्चे पढ़ते हैं, या हमारे कॉलेज में कक्षा 11th में कितने बच्चे हैं, या हम कह सकते हैं भारत में कितने राज्य हैं। तो जब हम ये स्टेटमेंट कहते हैं भारत में कितने राज्य हैं, तो वहाँ पर हम भारत के जो राज्य हैं उनका हम कलेक्शन करते हैं, इनके संग्रह करते हैं। जैसे हमने भारत के राज्य का तो उसमें उत्तर प्रदेश ले लिया, उत्तराखंड ले लिया, हिमाचल ले लिया, तमिलनाडु, गुजरात, इन तमाम जो भी स्टेट हैं उनका एक कलेक्शन हमारे पास हो जाता है। इसी तरह से अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन कहेंगे, संग्रह कहेंगे, तो हम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के कलेक्शन ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन कहेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से छोटी, 10 नहीं है, तो ये एक हमारा कलेक्शन हो गया। तो कलेक्शन करना हमको आता है, हम समझते भी हैं किस प्रकार से हम कोई स्टेटमेंट लिखा रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनका कलेक्शन करते हैं। अब आते हैं हम सेट किसे कहते हैं, यानी कि कौन सा कलेक्शन हमारा सेट होगा और कौन सा कलेक्शन हमारा सेट नहीं होगा, कौन सा संग्रह हमारा समुच्चय होगा और कौन सा संग्रह हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स में इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको दी रहेगी समुच्चय की। तो समुच्चय की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद कुछ कलेक्शंस हम लेंगे। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। ठीक है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने लिखा, एक स्टेटमेंट हमने लिखा, जैसे 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं जब इतना लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि 5 से छोटी है, यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, तो 1, 2, 3, 4, यही 1, 2, 3, 4 इस कलेक्शन में आना है। बट यहाँ पर एक शब्द लिखा है वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड सुपरिभाषित शब्द लिखा है। सुपरिभाषित का मतलब ये होता है जो भी आप कलेक्शन लेंगे, जो भी आप संग्रह करेंगे, वस्तुओं का हो चाहे किसी अन्य चीज का, वो उनका एक जो गुण है वो समान होगा, वो सभी में होगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने देखा, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 5 से छोटी 1, 2, 3, 4 लिया, तो इसमें क्या गुण समान है? इसमें ये गुण समान है कि सारी संख्याएं प्राकृतिक हैं। इसमें कहीं पर -2 नहीं आएगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, -3 नहीं होगा। तो इसलिए ये 5 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका एक गुण सेम है जो कि है प्राकृतिक संख्याएं। तो सुपरिभाषित का मतलब है जो भी आप कलेक्शन लेंगे उसका एक जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, वो सभी एलिमेंट्स में, सभी अवयवों में सेम होगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड सुपरिभाषित। अब इसको ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। इसके अलावा अब कुछ और हम डिस्कशन करते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के जनपदों का समुच्चय।
तो वहाँ पर हमारे 13 जनपद हैं। तो आ जाएगा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, टिहरी, ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे ए फॉर अल्मोड़ा, बी फॉर बागेश्वर, सी फॉर चंपावत, पी फॉर पिथौरागढ़, एन फॉर नैनीताल। तो इस प्रकार से आप ये कलेक्शन इनका ले सकते हैं, ठीक है नी? ये भी हमारा एक समुच्चय है। अब समझना ये कि कौन सा कलेक्शन हमारा समुच्चय नहीं होगा, हम ये भी समझना है कि कौन सा नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि वर्ल्ड के यानी कि एक स्टेटमेंट ने लिखा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेट खिलाड़ी, ठीक है। अब ये हमने एक स्टेटमेंट लिखा कि दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेट खिलाड़ी आप कलेक्शन कीजिए। तो अब यहाँ पर आप जब क्रिकेट खिलाड़ी तो हैं ही, सभी हैं, बट हमको ये दिया है कि सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ी। अगर सर्वश्रेष्ठ 5 खिलाड़ी दिया है तो आप इसको सेट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि सर्वश्रेष्ठ जो शब्द यहाँ पर आया तो उसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि कोई बेहतरीन बल्लेबाजी करता है, कोई बेहतरीन गेंदबाजी करता है, कोई गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकता है। यानी कि अलग अलग जो हमारे खिलाड़ी हैं, एक अगर बैटिंग करता है तो दूसरा अच्छा बॉलिंग कर सकता है, और अच्छी बॉलिंग करने वाले कई हो सकते हैं। तो इसलिए हम समुच्चय में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सर्वश्रेष्ठ जो है वो यहाँ पर सुपरिभाषित नहीं है। तो इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ 5 क्रिकेट खिलाड़ियों का जो कलेक्शन करेंगे वो समुच्चय नहीं होगा। इसी तरह से आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ये एग्जाम्पल दिए हैं, दुनिया के वर्ल्ड के 5 सर्वश्रेष्ठ या 10 या 20 सर्वश्रेष्ठ लेखकों का समुच्चय। तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हुई समुच्चय की बात, कौन सा कलेक्शन हमारा समुच्चय होगा और कौन सा कलेक्शन हमारा समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो वहां पर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, यानी कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो समुच्चय और उसका निरूपण, अगला जो हम पढ़ते हैं इसमें, समुच्चय और उसका निरूपण, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये समुच्चय तो हमने पढ़ लिया कि कौन सा कलेक्शन समुच्चय होगा, कौन सा नहीं होगा। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, इसमें हम जो भी समुच्चय को हम निरूपित करेंगे उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में हम लिखेंगे। जैसे हमने कहा कि 5 से छोटी प्राकृत संख्या, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो इसमें जब a इज इक्वल टू हम लिखेंगे, कैपिटल में ही आएगा समुच्चय जो होगा, a समुच्चय को डिनोट कर a इज इक्वल टू, इसमें हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4। इसको जब हम एलिमेंट्स को इसको अवयव करते हैं, तो जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो बीच में हम इनका कॉमा लगाते हैं, अर्धविराम लगाते हैं, और इसको मझले कोष्टक के अंतर्गत बंद कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर जो ये हमारा है a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये एक हमारा समुच्चय है। अब जो निरूपण की जो विधियां हैं, जो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो 2 तरह का है। ये ध्यान रखिए, समुच्चय को निरूपित करने के 2 तरीके आप पढ़ते हैं। पहला हम कहते हैं रोस्टर रूप में,
ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है नी, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अंग्रेजी में भी आप समझिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड अंग्रेजी की यूज कीजिए, रोस्टर फॉर्म। और इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर, ठीक है बच्चों। अब जब हम किसी समुच्चय को इस ब्रैकेट के अंतर्गत, जो ये वाला है ब्रैकेट के, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, मझला कोष्ठक जिसको हिंदी में कहते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा लगा के हम डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्म हमारा कहलाता है रोस्टर रूप में समुच्चय का निरूपण। तो ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। और इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? अगर हमने इसको लिखा A इज इक्वल, पहले समझ लो कि समुच्चय निर्माण में कैसे लिखते हैं। समुच्चय निर्माण में लिखने का तरीका क्या है? मझला कोष्ठक से शुरू करेंगे और सारे जो एलिमेंट हैं उसको एक वेरिएबल यानी कि एक्स, उसका एक्स के रूप में उसको लेंगे और एक्स सच दैट, अब ये जो साइन है ये सच दैट को डिनोट करता है। ये साइन भी आप लोग नोट करते रहिए, ये जगह 2 पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे लिखे इसको हम कहते हैं सच दैट। तो समुच्चय निर्माण विधि में अगर इस सेट को लिखना है तो आप मझला कोष्ठक जो कर्ली ब्रैकेट है इसको प्रारंभ करेंगे, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, अब उसका जो एक प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो वो पूरे जो भी एलिमेंट्स है उसको डिनोट करेंगे। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक, क्योंकि सारे प्राकृतिक 1b 2b 3b 4b सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहां इसको इधर लिख देते हैं, है जहां x इज लेस देन, x का मान 5 से छोटा। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 स्टेटमेंट लिख दिया आपके। एक तो लिख दिया कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और दूसरा हमने लिख दिया x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है, और x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आप सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह का एक अभ्यास भी आपके जो एक्सरसाइज है उसमें आएगा। कोई आपको सेट दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म में, उसको आपको लिखना होगा समुच्चय निर्माण विधि में, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो उसको आपको लिखना होगा रोस्टर फॉर्म। तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि 2 प्रकार से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। अब आगे इसमें देखते हैं समुच्चय में कि कुछ आपको जो इनके प्रतीक हैं, जो साइन है, उनको हम समझाते हैं। पहला हमने एक तो आपको बता दिया, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, ठीक है नी। एक साइन और इसमें आता है इस प्रकार का, ये इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। अब इसका यूज भी हम बताएंगे। इसी तरह से एक और हम आपको साइन बताते हैं इस प्रकार का, इसको कहते हैं इम्प्लाइज, इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइज। सच दैट का यूज यहाँ पर हुआ। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो इसको हिंदी में कहते हैं अवयव है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो 1 बिलोंग्स टू a, इसको ऐसे पढ़ते हैं 1
बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ एक समुच्चय ए का अवयव है, ये समझना है। वन बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि एक जो है समुच्चय ए का अवयव है। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। इम्प्लाइज का यूज हम आगे बताएंगे किस तरह से, कौन सी, अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई निष्कर्ष निकल रहा है तो वो इम्प्लाइज करता है। अगर यहाँ पर कहीं पर अगर आपको एक साइन और इस प्रकार का दिया रहेगा, ये बिलोंग्स है, इसमें अगर क्रॉस लगा होगा तो इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स। इसका मतलब है अवयव नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वन बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर माना हमने 5 कह दिया तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 ए का अवयव नहीं है। तो इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। और कुछ साइन इसमें देखते हैं। वैसे पहले जो अभ्यास है आपका, एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है, इसमें जो भी ये बिलोंग्स है और सच दैट है, इसी का ज़्यादा यूज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ाते हैं, और अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे। एक चीज़ आपको बताएंगे, इंटरवल, अंतराल, और दूसरा टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों के प्रकार और अंतराल। ये 2 चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे इसका जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा, और उसको आप कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।